हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल आर हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आपको आज के लेक्चर के बाद एमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, मतलब आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार इस लेक्चर को सुनिए और आपको सारी चीज़ें एमॉर्फस और क्रिस्टलीन के बारे में समझ में आ जाएगी। जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपके दिमाग में वो मैक्सिमम टाइम के लिए रिटेन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों पिछले कक्षाओं में इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। जो आप लोगों ने 9th 10th 11th और 12th में पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड और इस सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर के टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो टाइप्स ऑफ सॉलिड के बेसिस में। जो आप प्रीवियस क्लासेस में टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे वह आप पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पहला क्या पढ़े थे आप लोग, क्लास 9th में आप लोग क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और उसमें क्या था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ओके, फिर आप लोगों ने पढ़ा 10th में टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। 9th 10th दोनों में पढ़े थे आप लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। क्या पढ़े थे उसमें, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आपके क्लास 12th फिजिक्स में भी है, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर आप लोग क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स में क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में आप लोग पढ़े थे ये चीज़। क्या पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्या थे, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा लेक्चर जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। आज के लेक्चर में इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर वी विल हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। मतलब इसका पहले समझिए, एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे, मतलब एटम कैसे अरेंज हैं। एटम्स या सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल से वो बना है वह आपस में कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे अरेंज किए गए हैं, उसके अनुसार कितने टाइप के सॉलिड हैं। बात समझ में आ गई। देखिए, कोई भी सॉलिड ले लीजिए, ईटा ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या स्टील का बर्तन ले लीजिए, सबका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका कोई ना कोई एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, वह मॉलिक्यूल या वो एटम या वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे रखे गए हैं। ठीक है ना, उसके अनुसार जो उसके बेसिस पे जो आप टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं उसमें दो टाइप ऑफ सॉलिड आते हैं, एक है एमॉर्फस, दूसरा है क्रिस्टलीन। क्लियर। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें एटम्स इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, मतलब डू नॉट फॉलो एटम्स या और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न। तो आइए बच्चों फिगर में देखिए, एमॉर्फस के नीचे एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर में ये क्या हैं, ये जो सर्कुलर शेप में या स्फेरिकल शेप में ये हैं, ये क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ठीक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या क्या है, एटम। एमॉर्फस में देखिए, एमॉर्फस वाले में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट में हैं, नहीं। दो पार्टिकल यहाँ है, दो पार्टिकल यहाँ है, दो पार्टिकल यहाँ है, दूसरे एटम्स के पार्टिकल बड़े दूर दूर हैं, फिर दूसरे एटम्स के पार्टिकल बड़े दूर दूर हैं, फिर बड़े पास पास आ गए। तो ये देखिए कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है कि हाँ हम 1 मीटर पे हैं तो एक ही मीटर पे बार बार रिपीट होंगे, हम 1 एंगस्ट्रॉम पे हैं तो एक ही एंगस्ट्रॉम पे बार बार रिपीट होंगे।
मतलब ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट है और नॉट फॉलोइंग ए रेगुलर पैटर्न। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है कि amorphous solid are those solid in which atoms or constituent particle amorphous solid are those solid in which atoms or constituent particle do not follow a regular pattern। ठीक है ना बच्चों, तो क्लियर हो गई बात। अब आइए क्रिस्टलीन। देखिए अगर आप मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको मैं पढ़ाते वक्त ही इतनी बार चीज़ों को रिपीट करता हूं कि आपके दिमाग में याद हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। दोबारा सुन लेंगे तो वो निश्चित ही दिमाग में आपके जगह बना लेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो अब देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड में देखिए एटम्स कैसे अरेंज हैं। एटम्स रेगुलर अरेंजमेंट में हैं, ध्यान दीजिए। क्रिस्टलीन सॉलिड में, क्रिस्टलीन में राइट साइड में क्रिस्टलीन सॉलिड में देखिए एटम्स जो हैं ये कैसे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में। यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी है तो यहाँ भी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, यहाँ भी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, यहाँ भी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, इधर 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी है तो इधर भी 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। मतलब समझिए कि एटम्स जो है रिपीट कर रहे हैं। सिंपल फंडा, सिंपल तरीका देखिए। आप लोग जब आपका स्कूल चलता है, असेंबली में सुबह में लाइन लगाते हैं प्रेयर करने के लिए, तो असेंबली में आप कैसे खड़े होते हैं। असेंबली में प्रेयर के लिए जब आप खड़े होते हैं तो आप एक रेगुलर पैटर्न में खड़े होते हैं। कोई लड़का आपसे दूसरे लड़के के बीच में डिस्टेंस 1/2 मीटर, फिर तीसरे लड़के से 1/2 मीटर, इस तरीके से एक आप रेगुलर पैटर्न में खड़े होते हैं। सेम उसी प्रकार से क्रिस्टलीन सॉलिड में, सेम उसी प्रकार से क्रिस्टलीन सॉलिड में एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉलो ए रेगुलर पैटर्न। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या था, देखिए लिखा हुआ है साफ, एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। किसमें, एमॉर्फस में। इन क्रिस्टलीन सॉलिड एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। क्लियर हो गया। तो आपको जो इसमें टर्म याद रखना है वह क्या है, एक में नॉट रेगुलर पैटर्न, एक में एमॉर्फस में नॉट रेगुलर पैटर्न और क्रिस्टलीन में रेगुलर पैटर्न। ओनली यू हैव टू लर्न दिस टर्म। ओके, अब आते हैं आइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपी एक फेनोमेना होती है। आइसोट्रॉपी एक फेनोमेना होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। शियर स्ट्रेंथ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की। तो जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी है वह हर डायरेक्शन में, वह सभी डायरेक्शन में सेम होगी। चाहे आप उसको नीचे से उस प्रॉपर्टी को मेज़र करिए, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को उस गिवन सॉलिड के राइट हैंड साइड से मेज़र करिए या उसके अपर पोर्शन से मेज़र करिए, हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, सेम मिलेगी आपको इन ऑल डायरेक्शन। अभी इसको मैं और अच्छे से नीचे डायग्राम में क्लियर करूँगा। ओके बच्चों, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलीन सॉलिड की। क्रिस्टलीन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच सॉलिड सम सॉलिड शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनाइसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या हो गई, जो उसकी कंडक्टिविटी हो सके राइट हैंड साइड से कुछ और आए और वही कंडक्टिविटी उसी मटेरियल के लिए जब अप से डाउन लगाया जाए या डायरेक्शन चेंज करके लगाया जाए तो कंडक्टिविटी डिफरेंट आए। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसी और डायरेक्शन में कुछ और मिले और किसी और डायरेक्शन में कुछ और मिले। ठीक है, आगे अभी मैं इसको फिगर के द्वारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है एमॉर्फस में है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ साफ लिख दिया है कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। है एमॉर्फस सॉलिड है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब रिपीटिशन आफ्टर फिक्स इंटरवल और इनडिफिनिट पैटर्न। तो क्या शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या हुआ, एमॉर्फस सॉलिड के फिगर में देखिए
कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है ये नहीं, दो सॉलिड यहाँ पास में है तो एक बहुत दूर पे है, फिर ये दो पास में है, फिर ये तीन ये एकदम पास में आ गए। तो ये ऑर्डर नहीं कोई फॉलो कर रहा है, ये कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, तो मतलब जो इसका ऑर्डर है वो बहुत शॉर्ट है। यहाँ यहाँ ये फॉलो किए, इसके बाद कोई नहीं फॉलो किया, ठीक है। तो इसलिए अमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। एनसीईआरटी में एकदम साफ दिया है कि अमॉर्फस सॉलिड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसलिए किसी और किताब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। क्रिस्टलिन सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलिन सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ये जो इसका पैटर्न होता है, जो रिपीटिशन होता है, जो इसका नियम होता है अरेंजमेंट का, वह लंबी दूरी के लिए फॉलो होता है। जो इसका नियम होता है, जो इस अरेंजमेंट का, जो इसका अरेंजमेंट का नियम होता है, जिस बेसिस पे अरेंज किया जा रहा हो, वह एक पैटर्न जो फॉलो होता है वह लंबी दूरी के लिए फॉलो होता है। इसीलिए क्रिस्टलिन सॉलिड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड हैज एबिलिटी टू फ्लो वेरी स्लोली। देखिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखिए, ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, सॉलिड डू नॉट फ्लो। वाई सॉलिड डू नॉट फ्लो? बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर एमॉर्फस सॉलिड हैज एबिलिटी टू फ्लो, amorphous solid has ability to flow very slowly, ability to flow very slowly, so it is called as supercooled liquid. Amorphous solid has ability to flow, so it is called as supercooled liquid. ध्यान से समझिएगा, लिक्विड नहीं है ये, amorphous solid क्या है, सॉलिड ही है, ठीक है। पर ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत स्लोली फ्लो करता है। मतलब 3-4 महीने में, 3-4 साल में 1 मिलीमीटर अगर ये अपने पोजीशन से खिसका, मतलब फ्लो किया, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अच्छा, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि ये फ्लो करता है। और सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले हमने पढ़ा है, सॉलिड की इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है कि सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता है। पर ये एमॉर्फस सॉलिड का ही एक टाइप है जो फ्लो करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी एक देते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, सीडो सॉलिड। क्या नाम होता है, सीडो सॉलिड, ठीक है। अब आ जाइए आगे, क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड डू नॉट फ्लो, मतलब सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टी है उसके साथ एकदम मैच कर रहा है, किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। क्रिस्टलिन सॉलिड डू नॉट फ्लो एट ऑल, सो क्रिस्टलिन सॉलिड इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। क्या कहते हैं इसको, ट्रू सॉलिड। आ गई बात समझ में। और एमॉर्फस को क्या कहते हैं, सीडो सॉलिड, ठीक है। अब देखिए, एमॉर्फस सॉलिड हैज़ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे आप लिक्विड में सबको पता है कि पानी कितने पे उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, everyone knows it is the fixed temperature at which water boils, ठीक है। पर अब इसमें आइए, इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है जिस पे ये मेल्ट करेगा। मेल्टिंग मतलब चेंजिंग फ्रॉम, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो एमॉर्फस का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता कि ये 150 पे मेल्ट कर जाएगा या 250 पे मेल्ट कर जाएगा या 260 पे मेल्ट कर जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है। इसका क्या होता है, ये रेंज फॉलो करता है। इट में मेल्ट फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। कोई दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है, हो सके वो 300 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करता हो, मतलब एक रेंज फॉलो करता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, अभी हम इसको पहले क्रिस्टलिन का बताने के बाद इसको आपको समझाते हैं। क्रिस्टलिन है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलिन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या मेल्ट कर जाएगा, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है तो 250 पे मेल्ट कर जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है तो 500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाएगा। तो फिगर में देखिए, एमॉर्फस सॉलिड आप, क्रिस्टलिन सॉलिड आपको दिख रहा है ना,
फिगर में देखिए, इस फिगर में क्रिस्टलिन सॉलिड आपको दिख रहा है, ठीक है। मानिए क्रिस्टलिन सॉलिड का बॉन्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड के एक डिफिनिट एनर्जी के ही बॉन्ड होंगे, क्यों? क्योंकि रेगुलर पैटर्न में एटम्स अरेंज हो रहे हैं, तो एटम के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो सारे एटम्स की बॉन्ड एनर्जी लमसम सेम होगी। सारे एटम की बॉन्ड एनर्जी लमसम सेम होगी। मानिए बॉन्ड एनर्जी सारे एटम की 25 किलो जूल है, तो जैसे ही इसको 25 किलो जूल एनर्जी मिलेगी तैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो क्या हुआ, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर एमॉर्फस में देखिए, एमॉर्फस में बॉन्ड, किसी बॉन्ड की एनर्जी 15 किलो जूल है, किसी की 50 किलो जूल है। तो मतलब कभी 15 किलो जूल वाला अगर 150 डिग्री सेल्सियस पे टूट गया, पर जो एटम्स पास पास में हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत अधिक है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको और हाई हीट देना पड़ेगा। हाई हीट देना पड़ेगा मतलब और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वह 50 किलो जूल पे टूटेंगे। तो ये धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, समझ में आया? ये एक फिक्स टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड इसके टूट नहीं रहे हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक रेंज फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? आइए अब 6 पॉइंट पे, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। क्लीन क्लीवेज मतलब क्या होता है? क्लीन क्लीवेज मतलब जब इसको काटेंगे या इसको तोड़ेंगे तो ये जो है प्लेन सरफेस वाले टुकड़ों में नहीं टूटेगा। ये कैसे टुकड़ों में टूटेगा? रफ सरफेस के टुकड़ों में टूटेगा। देखिए एमॉर्फस सॉलिड एक हम रखे हैं यहाँ पे, देखिए मैंने फिगर बहुत मेहनत से बनाया है भाई, तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक होते रहे, ठीक है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज, तो एमॉर्फस सॉलिड को मैंने काटा, ठीक है। ये कैसा सरफेस दिया आपको? रफ सरफेस। ध्यान दीजिए इस सरफेस पे, इस सरफेस पे ध्यान दीजिए, कैसा सरफेस दिया है? रफ सरफेस, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलिन सॉलिड को जब आपने ब्रेक किया या काटा तो इनके जो पीसेस थे कैसे थे? प्लेन सरफेस के पीसेस दिए। देखिए यहाँ पे प्लेन सरफेस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है। समझ लेंगे सारी चीज़ें दिमाग में अपने आप जगह बना लेंगी, बस आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। ओके बच्चों, अब आगे आते हैं। अब जो आते हैं ये थोड़ा टेक्निकल है और बहुत ही कई बार पूछा जाता है। एमॉर्फस और क्रिस्टलिन के बीच का आपने डिफरेंस पढ़ लिया। अब क्या आपको ज़रूरी है जानना है कि कौन से सॉलिड एमॉर्फस हैं, कौन से सॉलिड क्रिस्टलिन है? तो पहला ट्रिक है ऑल पॉलीमर्स और एमॉर्फस। ऑल पॉलीमर और एमॉर्फस, रबड़ हुआ, पॉलीथीन हुआ, ये सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? कोई भी पॉलीमर है वो क्या है? एमॉर्फस है। कौन, अब ये कैसे पता चलेगा पॉलीमर है कि नहीं? तो आगे के चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है पॉलीमर, उस समय जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ग्लास। ग्लास क्या है? ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास सिलिका का बना होता है पर एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास मतलब शीशा। शीशा, शीशा किसका बना हुआ है? सिलिका का बना हुआ है, पर क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। वही उसी सिलिका का क्वार्ट्ज बना होता है। उसी सिलिका का क्वार्ट्ज बना होता है। कौन सा, क्या बना होता है? क्वार्ट्ज, ठीक है। किसका बना होता है? सिलिका का ही, पर वो क्या है? क्रिस्टलिन सॉलिड है। क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। तो ग्लास, सेम मटेरियल का ग्लास बना हुआ एमॉर्फस है, और सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रिस्टलिन बना हुआ क्वार्ट्ज जो है वह क्रिस्टलिन है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिलिका, ग्लास में सिलिका इर्रेगुलर पैटर्न में है, और क्वार्ट्ज में सिलिका जो है एक डिफिनिट स्ट्रक्चर, डिफिनिट पैटर्न में है, ठीक है। तो रीजन हमें साफ पता है। एमॉर्फस सिलिकॉन, एमॉर्फस सिलिकॉन क्या है? एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब इसको एग्जांपल में देने की क्या ज़रूरत थी? कभी कभी पूछ देता है विच एमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड इन, विच एमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल। तो वो कौन सा? फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? जो जिसमें लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, तो उसमें कौन सा सॉलिड यूज होता है? एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है। आइए क्रिस्टलिन सॉलिड के एग्जांपल में पहला ट्रिक, ऑल आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। जाहिर सी बात है, आयनिक कंपाउंड है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होगा, वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो वो क्या है? ऑल आयनिक कंपाउंड, NaCl, KCl, ये सब क्या हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड हैं। ऑल मेटेलिक एलिमेंट, आयरन, सिल्वर, कॉपर और क्रिस्टलिन सॉलिड। अब पूछेगा क्या?
जो दो चीज़ कॉमन है वो नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, गिव मी द नेम ऑफ नॉन मेटल और टेल वेदर सल्फर इज एमॉर्फस और क्रिस्टलिन। तो सल्फर क्या है, क्रिस्टलिन है। ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने जो माइन्यूट पॉइंट हैं जिससे आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला तय होता है उसको मैंने साफ लिख दिया है। सल्फर क्या है, क्रिस्टलिन है। फॉस्फोरस क्या है, क्रिस्टलिन है। आयोडीन क्या है, क्रिस्टलिन है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आपको क्रिस्टलिन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें अभी आपको लगा कि आपको रटनी पड़ी हैं उन चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रटना कुछ नहीं है, बस समझना है और मज़े लेकर समझना है ताकि सब दिमाग में याद हो जाए। तो आइए, हाउ एमॉर्फस सॉलिड फ्लो। हाउ एमॉर्फस सॉलिड फ्लो। भाई सॉलिड है, फ्लो करते हुए मैंने आज तक देखा नहीं, पर आज आप देखेंगे कि हाँ होता है ऐसा कि फ्लो होता है। ठीक है, तो देखिए ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास अभी आपको बताएं एमॉर्फस सॉलिड होता है। ये ग्लास के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये जो छोटे छोटे सर्किल दिख रहे हैं क्या है, ग्लास के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ग्लास, खिड़की आपकी लगी हुई है किसकी, ग्लास की। ठीक है, खिड़की लगता है ना, अब ये जहाँ लोग अब मॉडर्न ज़माने घर बना रहे हैं भाई खिड़की ग्लास का लगा रहे हैं। धूप पड़ी, क्या पड़ा, सनलाइट पड़ा, क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड क्या है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में है। कोई कुछ जो है बहुत टाइटली आपस में बाउंड है, कुछ बहुत लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बाउंड है। क्या है, सनलाइट से इनको एनर्जी मिलेगी ग्रेविटी के कारण, ये अपने जगह को छोड़ेंगे तो ये थोड़ा नीचे आएंगे, फ्लो करेंगे। क्यों, क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी तो अपनी जगह को छोड़ेंगे, जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे, नीचे ही न जाएंगे, क्योंकि नीचे ही की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ आना शुरू कर दिए। जब ये नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे फिर रात हो जाएगी, ठंडा, ये अपनी जगह पे ही रुक जाएंगे, रात हो गई, ठंडा हो गया। ठीक है ना, फिर क्या है, फिर धूप होगी, फिर ये और नीचे आएंगे, फिर ये नीचे आएंगे। आया बात समझ में। तो ये नीचे आके क्या हो गए, नीचे आके एक जगह पे नीचे के लेयर में कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे के लेयर में जब ये बैठना शुरू हो गए तो क्या हो गया, एक डिफिनिट अरेंजमेंट दिए। देखिए यहाँ पे एक डिफिनिट अरेंजमेंट आपको दिए, तो ये जो डिफिनिट अरेंजमेंट क्या हो गया, क्रिस्टलिन सॉलिड का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अभी आप पढ़े हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है। ठीक है, अच्छा एमॉर्फस में क्या था, इर्रेगुलर पैटर्न में था। तो यहाँ पे आप देखिए कि एमॉर्फस सॉलिड क्या हो गया, क्रिस्टलिन सॉलिड में बदल गया। एमॉर्फस सॉलिड क्या हो गया, क्रिस्टलिन सॉलिड में बदल गया। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। अक्सर आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्वेश्चन है। वाई ग्लास विंडोज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की। तो क्यों होता है, देखिए ये जब नीचे आएंगे तो ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, यहाँ कंसंट्रेट हो गए। जब यहाँ कंसंट्रेट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्लास ट्रांसपेरेंट था तो ये नीचे जब एक जगह सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इकट्ठा हुए तो ये कैसा हो जाएगा, ग्लास वाइटिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर इससे दिखेगा नहीं, इससे आर पार दिखेगा नहीं, ओपेक हो गया ये। क्यों, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड अब क्रिस्टलिन में बदल गया। ठीक है ना, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिल्की ही दिखे। अगर ब्लू कलर का ग्लास है तो नीचे ओपेक होगा पर कुछ ही और कलर में दिखेगा। ठीक है ना, तो नीचे के हिस्से में ओपेक हो गया, ऊपर के हिस्से में अभी भी हल्का ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो क्यों मिल्की होता है ग्लास, क्यों ग्लास के विंडो क्यों ओल्डर बिल्डिंग के मिल्की हो जाते हैं, क्योंकि ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है। तो रेगुलर हीटिंग होती है, रेगुलर हीटिंग और रेगुलर कूलिंग से पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने जगह को छोड़ देते हैं और नीचे आके कंसंट्रेट हो जाते हैं। नीचे आके कंसंट्रेट होते हैं, एक ही जगह सारे एटम्स का कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका वाइटिश या मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से दूसरी पॉइंट आप क्या समझे, एट डिफिनिट टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर रेंज में क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड में बदला जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो दो चीज़ आपने इससे सीखा। और सबसे तीसरी कॉन्सेप्ट इससे क्या किया
तीसरा कॉन्सेप्ट इससे ये सीखा कि एमॉर्फस सॉलिड फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं उसको आपने देख लिया। एक दिन में नहीं ये होता है, ये कितने में होता है, ये 4 साल 5 साल 10 साल में होता है, ठीक है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड ऐसा नहीं है कि आप ग्लास देखेंगे और ग्लास लगेगा फ्लो करने आपकी आंखें के सामने, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे फ्लो करेगा, वो धीरे 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 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना 10 साल ऐसे लगता है। वो क्वालिटी ऑफ ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आइए दूसरी चीज़, अभी हमने बताया कि एनाइसोट्रॉपी बिहेवियर शो करता है कौन, क्रिस्टलिन, ठीक है, और एमॉर्फस जो है आइसोट्रॉपी शो करता है। तो क्यों शो करता है ये पूछा गया है, एनसीईआरटी में साफ इसका रीजन भी मेंशन है, ठीक है ना। इसका रीजन एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया गया है कि वाई क्रिस्टलिन सॉलिड शो एनाइसोट्रॉपी। तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग डिफरेंट। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, फेनोमेना इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टी, फेनोमेना इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। नोट कर लीजिए एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, फेनोमेना इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है क्रिस्टलिन सॉलिड में, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। अब बात समझिएगा, क्रिस्टलिन सॉलिड में अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर होता है, ठीक है, पर अगर 2-3 पार्टिकल हैं, अगर वो उसके एटम्स जो हैं 2-3 पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, डिफरेंट एनाइसोट्रॉपी क्यों शो कर रहा है, डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए लाइन बी ए के अलॉन्ग, लाइन बी ए के अलॉन्ग कौन से आपको एटम दिख रहे हैं, ग्रीन वाले एटम दिख रहे हैं। कौन से एटम दिख रहे हैं, ग्रीन वाले एटम दिख रहे हैं। लाइन सी डी के अलॉन्ग कौन से एटम दिख रहे हैं, रेड वाले भी एटम दिख रहे हैं ग्रीन वाले में। तो ये बताइए बी ए के अलॉन्ग जो प्रॉपर्टी दिखेगी, क्या सेम प्रॉपर्टी आपको सी डी के अलॉन्ग भी दिखेगी, नहीं दिखेगी। क्लियर हो गई बात, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि सी डी डायरेक्शन में रो में आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिल रहे हैं, बल्कि ए बी डायरेक्शन में आपको केवल एक टाइप ऑफ एटम मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ अभी मैं आपको ये भी बता दूं एनाइसोट्रॉपी होता क्या है, ठीक है, तो इसी के लिए मैंने रुका हुआ था। अब आप ये बताइए, इधर से करंट लगाएं, इधर से आप क्या लगाएं, करंट, ठीक है, करंट इधर फ्लो किया, करंट इधर फ्लो किया। अब आपको रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है, अगर आपको रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है तो इधर कितना मिलेगा, इधर रेजिस्टेंस R2 मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस सेम नहीं आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम को इनकाउंटर कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ये मजबूत वाले एटम को भी इनकाउंटर कर ले रहा है, ठीक है, और इधर में इलेक्ट्रॉन को बड़े हल्के वाले मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस बड़े अलग अलग हो गया ना। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि एनाइसोट्रॉपी क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। रीजन इसका क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखिए ये एटम का अरेंजमेंट इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो रीजन क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर हो गई। तो सब कुछ मैंने लिख के आपको समझा दिया, आप इसका नोट्स बना सकते हैं और मुझे फ़ोन करके इसके PDF कॉपी को भी मांग सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहली चीज़ क्या है, समझना है, रटना कुछ नहीं है, समझ के सब अपने को याद कर लेना है। ओके बच्चों।